कि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चों यह जनसंख्या किस तरीके से है, कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, इसमें कितनी वृद्धि है, आदि चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे बच्चों आज कि जनसंख्या का क्या अर्थ है, जनसंख्या वितरण का क्या मतलब होता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि क्या है। इन चारों की परिभाषाएं भी देखेंगे और साथ में देखेंगे कि इनका क्या महत्व है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं बच्चों कि जनसंख्या का क्या अर्थ है। किसी प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यह जनसंख्या की एक परिभाषा हो गई बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन। जनसंख्या क्या है, किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से, यहाँ पर बच्चों कैसे स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये परिभाषा हमें याद करनी है और हमें नोट डाउन भी करनी है। ठीक है बच्चों, दूसरा है जनसंख्या वितरण। पृथ्वी तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव जनसंख्या वितरण कहते हैं। इसमें बच्चों कौन कौन से पॉइंट है, पृथ्वी तल पर एक क्षेत्र फिक्स हो गया पृथ्वी तल पर। ठीक है बच्चों, और स्थानिक फैलाव कि कहाँ पर कौन सी संख्या में जनसंख्या निवास करती है, किस जगह पर कौन से क्षेत्र में कहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसका स्थानिक रूप से जो फैलाव है, जो क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं हम, जनसंख्या वितरण कहते हैं। ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा के अंतर्गत देखते हैं बच्चों जनसंख्या का घनत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला भी है। तो इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने देखा कि क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, मील स्क्वायर में भी हो सकता है, या फिर किसी दूसरी यूनिट में भी हो सकता है। यहाँ पर क्षेत्रफल दिखाने की अलग अलग प्रकार की यूनिट्स हो सकती है, इसलिए हमने हमारी परिभाषा में लिखा इकाई क्षेत्र में। अब वो इकाई क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, छोटा क्षेत्र लें तो मीटर में भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, और बड़ा लें तो किलोमीटर में या मील में भी हो सकता है। तो हमने हमारी परिभाषा में क्या लिखा, इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये परिभाषा और ये फॉर्मूला याद कर लेना है। कई जगह पर इस दूसरे तरीके का फॉर्मूला भी होता है बच्चों, जैसे कि प्रति किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, वो भी सही है। ठीक है बच्चों, प्रति किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, वो भी ठीक है, इसी तरीके से है। ठीक है बच्चों, चौथी परिभाषा जो हमारी अगली है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, यहाँ पर देख लेना है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, यहाँ पर पहला पॉइंट है बच्चों हमारा क्या, भौगोलिक क्षेत्र। देखो बच्चों, परिभाषा याद करते समय ये याद करना, ये पता होना चाहिए हमें कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं, और वो चीज़ हर जो शब्द होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो पहली चीज़ क्या है यहाँ पर, कोई क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला क्या है, कोई क्षेत्र। कोई भी फिक्स क्षेत्र हो सकता है, छोटे से छोटा क्षेत्र हमारा घर या परिवार हो सकता है, और बड़े से बड़ा विश्व हो सकता है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है, गांव है, कस्बा है, जिला है, ठीक है बच्चों, राज्य है, देश है, महाद्वीप भी है, और या फिर पूरा विश्व है। तो क्षेत्र कोई भी हो सकता है जिसकी हम गणना कर रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में बता रहा है। दूसरा है जनसंख्या के आकार में, मतलब जनसंख्या पहले कितनी थी और अब कितनी हो रही है, तो उसका आकार में अंतर। ठीक है बच्चों, तो एक निश्चित समय में, ठीक है, जनसंख्या का आकार। दूसरा हमारा पॉइंट है किसका आकार, जनसंख्या का आकार। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। निश्चित समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, जो भी समय दिया हुआ है। भारत के संदर्भ में यदि मैं बात करूं बच्चों, तो हर 10 वर्षों में जनगणना होती है, इसलिए भारत में अधिकतर यदि हम देखते हैं तो हर दशक के पश्चात ही क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि कैलकुलेट होती है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे जगह पर यदि देखा जाए तो वो उस समय में समय अंतराल देखा जाता है। तो क्या हुआ, एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है।
ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या हुआ, परिवर्तन यानी चेंज। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है बच्चों, परिवर्तन है, ठीक है। परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में इसे वृद्धि ही कहते हैं। सकारात्मक यदि परिवर्तन हो तो जनसंख्या में वृद्धि कैसी होगी, सकारात्मक वृद्धि होगी, और यदि नकारात्मक परिवर्तन हुआ तो जनसंख्या में वृद्धि कैसी होगी, नकारात्मक वृद्धि होगी। सकारात्मक वृद्धि का मतलब होता है बच्चों, यदि पहले 100 व्यक्ति थे, किसी समय 100 व्यक्ति थे और बढ़ करके यदि 120 व्यक्ति हो गए, ठीक है, तो वह क्या हुआ, 20 व्यक्तियों की या 20% क्या हुई, ग्रोथ हो गई किसी कालखंड में, कोई भी कालखंड हो सकता है। यदि पहले 100 व्यक्ति थे और घट करके 90 रह गए तो कैसी हुई, नकारात्मक वृद्धि हुई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स्थिति में जनसंख्या वृद्धि ही कहेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या हुई, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। यह कंपोनेंट हमें याद करने हैं, ठीक है बच्चों। और ये चीज़ें होती भी है, हमने हमारे परिभाषा में भी देखा और हमने एग्जाम्पल में भी इसको देखा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार रूप से हम देख रहे हैं कि जनसंख्या लगातार रूप से बढ़ रही है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या, क्या ये हमारे ऊपर बोझ है, क्या ये संसाधनों पर बोझ है, कि संसाधनों का ज़्यादा कंजप्शन कर रही है, संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रही है? यदि ऐसा है तो हमें क्या जनसंख्या को कम करनी चाहिए? आदि विचार हमारे यहाँ पर रहते हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है, ये समय समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। पुरातन समय में यदि 80 और 90 के दशक तक मैं बात करूँ तो जनसंख्या को एक बोझ माना जाता था। जनसंख्या क्या है, एक बोझ है, ठीक है। लेकिन बाद में होने वाले घटनाओं के पश्चात और बाद में होने वाली शोध के अनुसार हमने देखा कि जनसंख्या बोझ नहीं है। किन कारणों से नहीं है, कब नहीं है, देखते हैं बच्चों। जनसंख्या बोझ कब नहीं है, यदि ये मानव है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, मानव है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जनसंख्या है। यदि इस जनसंख्या में ज्ञान और कौशल डाल दिया जाए, ठीक है बच्चों, नॉलेज और स्किल्स डाल दी जाए। नॉलेज हम जानते ही हैं, किसी भी प्रकार की नॉलेज, ज्ञान, अध्ययन, ठीक है बच्चों। और कौशल का मतलब होता है, स्किल्स का मतलब होता है हुनर। रोजगार करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए यदि हुनर की हमें आवश्यकता होती है, वो यदि हुनर व्यक्तियों में डाल दिया जाए, वो कौशल डाल दिया जाए, तो क्या होगा, वो मानव संसाधन में तब्दील हो जाएगा। और मानव को मानव संसाधन में तब्दील करने के पश्चात उसमें यदि पूंजी और तकनीक, टेक्नोलॉजी और पूंजी का मतलब होता है धन, ठीक है बच्चों। तो पूंजी और तकनीक यदि डाल दिया जाए तो प्राकृतिक संसाधन, जो कि कैसे होते हैं, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर कार्य करने के बाद क्या होगा, विकास होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने देखा कि यदि मानव जनसंख्या को हमारी जो जनसंख्या है उसमें ज्ञान और कौशल डाल दिया जाए, ठीक है, स्किल्स और नॉलेज डाल दे, तो वो मानव संसाधन में तब्दील हो जाएगा और वो बोझ नहीं रहेगा। तो हमें करना क्या है, हमारी सरकारों को और दूसरे संगठनों को क्या करना है कि मानव को मानव संसाधन में तब्दील करना है, तब वो बोझ नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें भी एक समस्या है बच्चों कि यदि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा तादाद से बढ़ रही है तो हम उनमें मानवों में कौशल और ज्ञान नहीं डाल सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक क्या होती है, लिमिट होती है बच्चों, ठीक है। तो यदि सीमित मात्रा में मानव में वृद्धि हो रही है, सकारात्मक वृद्धि हो रही है, तो ठीक है, हमें उसमें ज्ञान और कौशल डाल रहे हैं लगातार रूप से और उसे मानव को मानव संसाधन में तब्दील कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, आखिर में जाकर के उस क्षेत्र का विकास होगा, उस देश का, उस राज्य का, उस जिले का, उस परिवार का विकास होगा, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, मानव को मानव संसाधन में तब्दील करना है, ये हमारा कार्य होना चाहिए। इसलिए मानव क्या है, बोझ नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि आखिर में यह भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का लगभग 2.4 है, लेकिन भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 17.5। 2.4 हमारा क्षेत्रफल है और 17.5 हमारी जनसंख्या है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी भारी मात्रा में जनसंख्या हमारे भारत में रहती है, मात्र 100 का 2.4 हमारा क्षेत्रफल है भारत का और जनसंख्या कितनी है बच्चों, 17.5।
इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो क्या ये भारत के संसाधनों पर बोझ है? ये हमने अभी पढ़ा कि नहीं। यदि इसमें स्किल्स डाल दिया जाए, यदि इसमें ज्ञान डाल दी जाए, तो ये संसाधन के रूप में होगा और पूरी दुनिया पर हमारे मानव संसाधन का डंका बजेगा, जो लगातार रूप से हो भी रहा है। हम ये देख भी रहे हैं हाल ही में, ठीक है बच्चों। और लगातार रूप से हमारी सरकारें और दूसरे विभिन्न प्रकार के संगठन इस पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पर लगभग 21% जनसंख्या क्या है? युवा है, या फिर यूँ कह सकते हैं किशोर है, ठीक है बच्चों। और इस 21% जनसंख्या का हमें क्या करना है? मानव संसाधन में तब्दील करना है, ठीक है। तो यदि यह इन पर काम हो जाएगा तो मानव संसाधन बन जाएंगे और लगातार रूप से और ज़्यादा रूप से मानव संसाधन बन करके विकास और बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों कि भारत में कितने लोग रहते हैं? विश्व के 17.5। और भारत का स्थान कौन सा है? चीन के बाद में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है। 121.01 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। कब की थी? 2011 के डाटा के अनुसार, क्योंकि लास्ट जनगणना कब हुई थी बच्चों? 2011 में हुई थी। वैसे तो बच्चों मैं बताऊं 2021 में जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हर 10 वर्षों के पश्चात भारत सरकार जनगणना करवाती है, ठीक है। लेकिन लास्ट जनगणना 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हाल ही में कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो भारत का स्थान दूसरा हमने देखा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये देखते हैं फिर इसके बाद कि आखिर में ये जनगणना करवाता कौन है भारत में, और इसके लिए कौन उत्तरदायी है, ठीक है। समय समय पर जनसंख्या की गणना की जाती है। प्रति 10 वर्षों पर भारत में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन वो कैसी थी बच्चों? अपूर्ण थी। तो पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। 1881 में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी, और उसके पश्चात हर 10 वर्षों में जनगणना होती है। अब ये जनगणना कौन करवाता है बच्चों? इसको करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये इसके करवाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ये किसी राज्य सरकार का विषय नहीं है बच्चों, ये भारत सरकार का विषय है। और इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आता है जनगणना विभाग। इसके द्वारा भारत की जनगणना करवाई जाती है। और उसके बाद हर 10 वर्षों में, ठीक है बच्चों, हर 10 वर्षों में भारत की जनगणना करवाई जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, और उसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाई। हाल ही में ये हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो जनसंख्या का जो वितरण है वो किस प्रकार से है। जनसंख्या का वितरण, अब देखो जनसंख्या का वितरण क्या होता है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हमने इसकी परिभाषा भी देखी कि कौन कौन से क्षेत्र में कितनी कितनी जनसंख्या कहाँ कहाँ निवासित है। इसमें कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं? मुख्य रूप से इसमें प्रभावित करने वाला कारक है भौगोलिक कारक, मुख्य रूप से। इसके अलावा दूसरे भी कारक होते हैं बच्चों, जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि मुख्य रूप से आजीविका चलाने के लिए रोजगार के साधन इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सब जानते हैं। और यहाँ पर रोजगार के साधन उचित रूप से होंगे, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। अब पुरातन काल में बच्चों हमें सबको पता है कृषि ही मुख्य क्या था? कार्य था। मुख्य कार्य पहले के समय में क्या था? कृषि था। अब कृषि की जहाँ उचित संभावना होगी, जहाँ कृषि ज़्यादा अच्छी होगी, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, ठीक है बच्चों। तो पुरातन काल से लगातार जब से मानव का विकास होता आ रहा है, तब से कृषि पर ही आधारित था मुख्य रूप से, ठीक है। हालांकि उससे पहले दूसरे विभिन्न कार्य थे, जैसे शिकार था, वन संग्रहण का कार्य करता था। लेकिन जब से कृषि का विकास हुआ है, उसके पश्चात कृषि ही मानव का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखा कि कृषि कहाँ पर ज़्यादा होगी, इसके कौन कौन से कारक हैं। एक तो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, समतल धरातल होना चाहिए, आदि आदि चीज़ें कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पर समतल धरातल होगा, जल की उपलब्धता अच्छी होगी, ठीक है बच्चों, वहाँ पर कृषि ज़्यादा अच्छी होगी। और जहाँ पर कृषि ज़्यादा अच्छी होगी, वहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, जनसंख्या का वितरण ज़्यादा मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोजगार के साधनों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि समतल मैदान सघन बसे हुए हैं, जो अन्य पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। ये पुरातन काल से चला आ रहा है।
लेकिन वर्तमान समय में इसके दूसरे प्रकार के पहलू भी हैं, जैसे कि शहरीकरण। ठीक है बच्चों, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, आदि आदि दूसरे यातायात के साधन, ठीक है, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्र जैसे कि खनन आदि नए क्षेत्रों में नए समय में ये कारक जिम्मेदार हुए हैं। तो पुरातन समय में कौन से थे? कृषि एकमात्र व्यवसाय का मुख्य पेशा था। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं कि किसी स्थान की जनसंख्या का वितरण कौन कौन से भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों पर निर्भर करता है। भौतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि उस क्षेत्र की जगह कौन सी है, ज़मीन किस प्रकार की है, क्या उबड़ खाबड़ है, क्या वो मैदान है, क्या वो पठार है, क्या वो रेगिस्तान है, आदि आदि चीज़ें भौतिक कारकों में शामिल होती है। सामाजिक कारक होते हैं, जैसे कि वहाँ किस प्रकार के समाज निवास करता है, ठीक है, वहाँ का कल्चर किस प्रकार का है, क्या हमारे जैसा कल्चर है तो हम वहाँ पर निवास करेंगे, हमारे से भिन्न है तो हम वहाँ से थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे, आदि आदि चीज़ें इस पर निर्भर करती है। आर्थिक कारणों में मुख्य रूप से रोजगार के साधन, जहाँ पर अच्छा रोजगार मिलेगा, यहाँ पर इनकम का सोर्स अच्छा होगा, वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करेंगे, ठीक है। और ऐतिहासिक कारणों में क्या होता है? पुरातन काल में कोई इतिहास के कारण, कोई ऐतिहासिक होने वाली घटनाओं के कारण भी जनसंख्या का वितरण देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के युद्ध या दूसरी प्रकार की कोई चीज़ें, कोई धर्म के अनुसार, कोई युद्ध के अनुसार, कोई रीति रिवाज के अनुसार, कोई इतिहास में होने वाली कोई घटनाओं के अनुसार भी ऐतिहासिक कारकों पर भी निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भूविन्यास कि वहाँ पर जगह कैसी है, ज़मीन कैसी है, जलवायु किस प्रकार की है, जल कम है या जल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तापमान कम है या तापमान बहुत ज़्यादा है, इस तरीके की चीज़ें, जल की उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता कि प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों की आवश्यकता मानव को पड़ती है। इसलिए ये यदि उचित रूप से जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर मानव की बसावट ज़्यादा मिलेगी, मानव का वितरण ज़्यादा मिलेगा। ये पुरातन काल से ही जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हुए आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि कृषि मुख्य पेशा था, हमने देखा पुरातन काल में, और वर्तमान में औद्योगिक विकास, खनिजों की उपलब्धता, नगरीकरण, रोजगार, यातायात आदि अनेक कारक भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जो कि वर्तमान समय में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ पर एक नक्शे के द्वारा बता देना चाहता हूँ बच्चों कि जनसंख्या भारत में वितरण किस प्रकार का है। जनसंख्या का वितरण भारत में 2011 के डाटा के अनुसार जनसंख्या किस प्रकार का, यहाँ नक्शे में देखने से पता चल रहा है बच्चों कि उत्तर में हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, मेघालय, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, मेघालय क्षेत्र में, और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पश्चिम का रेगिस्तान है राजस्थान के अंदर, यहाँ कच्छ का रण है, ठीक है, और मध्य में क्या है? दंडकारण्य मैदान है। यहाँ पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। जनसंख्या का वितरण कैसा है? कम है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रूप से अवरोधक हैं, जैसे कि मैंने तो आपको बताया कि यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, इस कारण से यहाँ पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर कच्छ का रण है, आदि आदि कारणों से यहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। दूसरी ओर यदि हम देखें बच्चे तो यहाँ पर यूपी, ये बिहार, या झारखंड, ये पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा और तटीय प्रदेश, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं। अब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं कैसी? यहाँ पर खेती की अच्छी सुविधाएं हैं, यहाँ पर अच्छी जल की उपलब्धता है, खूब सारी नदियाँ बहती है। ठीक है बच्चों, और तटीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोजगार के कारण क्या होता है? जनसंख्या का वितरण काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने बताया आपको कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की क्या परिभाषा है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, आदि चीज़ें हमने यहाँ पर बताई। इसे हमें याद करना है और हमारे एटलस में इन्हें देखना है बच्चों, और हमें मैप में भी इन्हें बनाना है। कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे बच्चों कि आगे क्या क्या इनके अंदर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।